विराम में स्थित वस्तु को, विराम में स्थित वस्तु को गति में लाने का प्रयास करता है अथवा लाता है, गति में लाने का प्रयास करता है अथवा लाता है। जब यही पर प्रयास आपका क्या होगा, सही सही हो जाएगा तो एग्जैक्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो प्रयास तो कर ही रहा है। जैसे हमने कहा इस दीवार को हम धक्का मार रहे हैं तो बल तो लगा रहे हैं ना, तो धक्का तो लगा ही रहे हैं, बल तो है ही, ये गति में आए ना, ये स्थिर अवस्था में है, लेकिन प्रयास तो हम कर रहे हैं ना, तो वो भी क्या है अपने आप में एक बल है। समझ में आया? नीचे लिखिए बल क्या होता है। बल कौन सी राशि है, आदर्श राशि है, सदिश राशि? अच्छा जो मुझे बताओ सदिश राशि का मतलब कैसी राशियां होती हैं? परिमाण का मतलब समझती हो क्या? इस स्टडी को कहते हैं डिफेक्टिव स्टडी। डिफेक्टिव स्टडी का मतलब समझती हो? ये बहुत खतरनाक होता है। जैसे एक बच्चा नहीं जानता है तो ठीक है, उसको सही से इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो रख लेगा। एक बच्चा जानता है लेकिन गलत सही जानता है, उसको ये पता है कि उसको पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जो पता है वो गलत है। समझ मारी? ठीक है चलो देखो, जैसे तुमने लिखा फोर्स का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है जरा बताओ? मात्रक यूनिट जिसको कहती हो न्यूटन होगा। जैसे तुमने लिख दिया कहीं पर कोई बल लग रहा है 5 न्यूटन लिख दिया तुमने, कितना लिख दिया? 5 न्यूटन। तो ये इसका मात्रक है, ये इसका क्या है? जो n न्यूटन तुमने लिखा ये इसका क्या है? मात्रक है, ये इसका मात्रक है। लेकिन जो इसके साथ ये अंक लिखा हुआ, ये अंक क्या है इसका? परिमाण। तो जो संख्यात्मक मान होता है किसी भी राशि का वो उसका क्या होता है? बात समझ में आ रही? एकदम सीधी सादी भाषा में समझो तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बात समझ में आ रही ना? ये 5 जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? परिमाण। 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? लिख लो जल्दी से, तुम साइड में लिख लो, ये सब आइडिया रहना चाहिए तुम्हें, गलत इंफॉर्मेशन नहीं लिखना बच्चा। ये है तुम्हारा परिमाण। समझ में आया? ठीक है, नीचे लिखो अब। जिसमें दिशा परिमाण दोनों, जैसे हम किसी पे धक्का या खिंचाव लगाएंगे तो दिशा तो उसकी निश्चित होगी ना। धक्का दे रहे हैं मतलब अपने से दूर ले जा रहे हैं, खींच रहे हैं इसका मतलब अपनी तरफ, तो दिशा तो निश्चित है। जब दिशा निश्चित हो जाती है तो कहते हैं कि दिशा भी है। और परिमाण तो हर एक राशि में होगा, कोई भी राशि की बात कर लो हर एक में परिमाण होगा ही होगा। अगर नहीं होगा तो क्या? दिशा हो भी सकता है नहीं भी, तो जिसमें दिशा भी आ जाए परिमाण तो होगा ही होगा, तो क्या हो जाएगी? सदिश। जिसमें दिशा नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? अदिश। चलिए छोड़ो, बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। फिर पैराग्राफ चेंज कर लिखो, तो अगली लाइन से लिखो इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक एसआई पद्धति में, एसआई या इसी को कहा जाता है एमकेएस। एसआई या इसी को क्या कहा जाता है? एमकेएस। एसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं है। एसआई का मतलब क्या है? ये मिल्खा सिंह नहीं है। क्या है इसका मतलब बताओ? एसआई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं। तुम इसको सब हिंदी शब्द में भी लिख सकती हो एसआई, लेकिन ऐसे लिख के निकल जाओ ये ठीक है। एसआई या फिर क्या? एमकेएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड। एसआई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब क्या है? या इसी को अंतरराष्ट्रीय पद्धति लिख सकती हो तुम, लेकिन शॉर्ट में लिख के निकल जाओ। ठीक, ये सब जानो तभी कंपटीशन फेस कर पाओगे। लल्ला मुझे नहीं देखना है, हाँ तुम अपना काम करो। आज आज मिल्खा सिंह फॉर्म में है, आज लंबी रेस लगेगी बेटा। हाँ बिल्कुल लगेगा, कोई बात नहीं, वक्त खूब लीजिए लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जरूरी ये है। ठीक है ना? वक्त की कमी है क्या? किसी को टाइम दिया है क्या? इसके बाद पढ़ना, फिर पढ़ो आराम से, क्या दिक्कत? हाँ हाँ, मतलब आ गए तुम अपने बेटा, ओरिजिनलिटी यही है। लाइफ में बहुत लोग हैं, समझ रहे हो ना? चलो तुम लोगों की दिक्कत यही है, स्कूल बॉय यही है। चलो आ जाओ। एसआई या एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक है, इसका मात्रक है
क्या? न्यूटन। क्या है? न्यूटन का ही मतलब क्या है, या दूसरा क्या लिखोगी इसको, अथवा अथवा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नहीं जानती? न्यूटन लिखें या फिर क्या लिखें? लिखो, या लिखो इसी को किग्रा, या इसी को लिखो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे न्यूटन लिखे, ये दोनों एक समान है। मेरी बात समझ में आई? न्यूटन क्यों लिखा गया? क्योंकि न्यूटन ने बल के बारे में सब कुछ बताया। तो फिजिक्स में क्या होता है इन जनरल कि जो भी साइंटिस्ट जिस भी टर्म के बारे में, जिस भी कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा पूरा बताता है, उसी के नाम पे उस राशि का मात्रक रख दिया जाता है, यूनिट रख दिया जाता है। जैसे कार्य की यूनिट क्या पढ़ी होगी, मात्रक क्या पढ़ी होगी? जूल। इसका मतलब जूल साहब ने कार्य को, वर्ग को खूब अच्छे से समझाया था, इसलिए उनके सम्मान में क्या किया गया? कार्य का मात्रक जूल रख दिया गया। न्यूटन साहब ने बल को खूब अच्छे से समझाया, इसलिए बल का मात्रक क्या रख दिया गया? क्लियर हुई बात? ये तो एमकेएस सीजीएस सिस्टम, एमकेएस में हो गई या एसआई सिस्टम में। सीजीएस में क्या होगा? सीजीएस सिस्टम में क्या हो गया? सीजीएस सिस्टम का मतलब समझती हो? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। समझ में आ रहा है? ये मैं लिखता हूं तुम्हारे लिए, लिखो एक मिनट, इसको लिख लियो ना तुम, मैं हटाता हूं। ये बार बार तुम्हारा रुक जा रहा है, टाइम लैगिंग हो रही है। टाइम लैगिंग होती है, बोलेंगे और लिखेंगे कुछ और। इससे अच्छा है एक ही टाइम में करो काम। देखो सीजीएस, इसका मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसका मतलब क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में क्या है? सीजीएस सिस्टम में क्या है? डाइन का नाम सुना है? डाइन सुनकर बहुत नाराज नहीं हो जाना है, मात्रक है ये डाइन, या फिर क्या? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं सीधे शब्द में लिख रहा हूं, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। सब मात्रक जानो, केवल एक ही मात्रक जाने से काम। अब इन दोनों में संबंध क्या है, इसको लिखो। तो सीजीएस में क्या होगा? टाइम। तुम्हारा काम क्या है? यूनिट है ये ना फोर्स का, फोर्स। आ रहे हैं फिजिक्स वाली क्लास में भी आएंगे। जो बेटा जो मस्ती में चल रहे हो ना जिंदगी, ये जिंदगी बहुत तकलीफ देगी। फिर पापा रिजल्ट आने के बाद तकलीफ देंगे, समझिए? पापा या मम्मी जो भी तुम्हारे यहाँ डोमिनेटिंग करेक्टर होगा, हाँ जो जो भी हो, तो इसलिए कह रहा। ठीक है चलो लिखिए तुम, इन दोनों में संबंध क्या होगा? लिखो दोनों में संबंध, हेडिंग करो, दोनों में संबंध। इन दोनों में संबंध क्या होगा समझो। एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है बताइए? 10 की घाते विकास सर आए हैं क्या? एक न्यूटन बराबर होता है 10 की घाते 5 डाइन। क्या इसी को लिखेंगे? अगर इसी को लिखें हम, मतलब 1 किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या होगा? 10 की घाते 5 का मतलब समझती हूँ? 10 की घात 5 का मतलब कितना होता है?
कितना है संख्या है? 1000, 10,000, लाख, कितना है? 10 लाख, कितना है ये बताओ? 10 लाख होगा कि 1 लाख होगा? हम मान रहे हैं कि तुम सोच समझ कर आंसर करोगी। अब बताओ 1 लाख होगा या 10 लाख? 1 लाख होगा ना। इसका मतलब 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन होगा। महंगाई डाइन खाया जाता है वो वाला नहीं है, ये डाइन साइंटिस्ट का नाम है। आप पूछो कि दो दो नाम क्यों हो गया, ये नहीं पूछी तुमने भाई। वहां न्यूटन साहब रखा, यहाँ डाइन, दो नाम क्यों रखा गया? ना चाहिए था, नहीं पूछी, कोई बात नहीं। देखो क्यों, जानती हो क्यों? जैसे स्टार्टिंग में ना इन्होंने शुरुआत किया कि ऐसी कुछ चीज है, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं बता पाए, लेकिन कुछ क्लू दे दिया कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन उस क्लू को पकड़ के किसी ने पूरा पूरा बता दिया। जिन्होंने पूरी तरह से बताया उनका एमकेएस में रखा गया, जिन्होंने थोड़ा बहुत बताया उसको किस में रखा गया? सीजीएस में रखा। समझ में आया? देखो अभी सब किताब में नहीं लिखा रहता, लेकिन इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। यही सब कंपटीशन के आजकल क्या है, क्वेश्चंस है। समझ में आया? देखिए इसको, ये हो गया ना, ये मात्रक हो गया, ये समझ गया, सदिश राशि होगी, ये समझ में आया। अब इसके सूत्र में आ जाओ, नीचे लिखो, देखो बल, बल को किससे प्रदर्शित करती हो? कैपिटल एफ या स्मॉल एफ? कैपिटल लिखो। तो बल एफ बराबर क्या होता है तुम्हारा? एम इंटू ए होता है, जहां ए क्या है, एम क्या है, एम द्रव्यमान है, ए क्या है, त्वरण क्या है पता है तुम्हें? बहुत बढ़िया। त्वरण धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है ना। मंदन पढ़ी हो तुम? अवमंदन, मंदन, मंदन अवमंदन जानती हो क्या होता, क्या होता है बताओ? माइनस में कब आएगा? आपने कहा, ये लिखी ना सूत्र, आपने कहा जो त्वरण होता है धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। चलो हमने दोनों लिख दिया। कब ये धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक? क्वेश्चन करो ओनली, और केवल क्वेश्चन, बिल्कुल जो पढ़े जो लिखे उसी को रिवाइज करो। बताओ तो करना पड़ेगा ना, बिना लिखे भी कर सकते हो, वो सिंप्लिसिटी के लिए हमने लिया। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ बोलो। ये लिखती हो, यही है ना? अब बताओ कब ये धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक? देखो या तो जानती हो, या तो जानती हो तो यस बोलो, नहीं जानती हो मैं बताऊं आगे बढ़ूं? नहीं पता है? वेग परिवर्तन का मतलब क्या है? अंतिम वेग माइनस का, ये तो समय अंतराल है। समय तो ऋणात्मक नहीं आता, कि समय भी ऋणात्मक आएगा? समय तो हमेशा धनात्मक ही रहेगा, समय तो हमेशा, टाइम तो हमेशा बढ़ता ही है, एक घट बढ़ सकता है। अब जरा देखना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा रहे हैं, तो धनात्मक कब आएगा? जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका अगर वस्तु का या जो भी बॉडी सिस्टम तुम्हारा मोशन में है उसकी स्पीड बढ़ रही होगी लगातार, तो त्वरण हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। चलो इसमें वेग बढ़ रहा है, इसमें वेग क्या हुआ है, बढ़ रहा है। अब दूसरे वाला हमें बताना पड़ेगा क्या, दूसरे वाले में वेग क्या हो रहा होगा, दूसरे वाले में वेग क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। क्या हो रहा है वेग, मतलब रुक रहा है। जब हम क्या लगा रहे हैं उसमें, ब्रेक वगैरह लगाते हो तो गाड़ी या जो भी चीज होता है रुकता है कि नहीं, ये वेग घट रहा है इसमें। जब त्वरण तुम्हारा नेगेटिव होता है तो इसी को बोलते हैं अवमंदन। इसी चीज को क्या बोला जाता है, कहीं कहीं मंदन भी लिखा रहता है, अवमंदन भी बोलते हैं, ठीक है? सिर्फ मंदन लिखा रहता है, यही अवमंदन है। ठीक समझ में आया?
जैसे ब्रेक लगा रही हो, कोई जैसे बाइक को एक्सेलरेट कर रहा है तो वो पॉजिटिव वाला हो गया, बाइक में ब्रेक लगा रहे हैं तो कौन सा होगा, नेगेटिव वाला, समझ में आया? तब जानते रहो अब कब ये पॉजिटिव कब नेगेटिव वाला होगा। अगर मैं पूछूं दोनों में तो बल लग रहा होगा ना भाई, वेग में परिवर्तन कर रहे हैं तब भी बल लगाएंगे, वेग घटा रहे हैं तब भी, बढ़ा रहे हैं तब भी बल लगाएंगे। तो बढ़ा रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, धक्का मांग रहे होंगे कि खिंचाव लगा रहे होंगे, ये हमारी दिशा पर निर्भर करेगा कि हम किस दिशा से बल लगा रहे हैं। जैसे गाड़ी सामने है, उसको हम पीछे से धक्का, मतलब पीछे से उसको हम आगे उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो हम धक्का दे रहे होंगे, आगे से तो उसको हम क्या करेंगे, खींचेंगे। तो यहाँ निश्चित नहीं है कि कहाँ धक्का है कहाँ खिंचाव है, बल जिस दिशा से लगेगा उस पर निर्भर करेगी चीजें, समझ में आ रही ना। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये ध्यान में रहना चाहिए। बात क्लियर हो रही है, ये समझ में आया? तो ये होता है सूत्र इसका, यहां से होगा। जो हमने दूसरा सूत्र लिखा था तुम्हारा, जो दूसरा मात्रक लिखा था, कौन सा मात्रक लिखा था, न्यूटन के अलावा कौन सा मात्रक लिखा हमने, किलो, हाँ डाइन लिखा, लेकिन उसी न्यूटन में ही एक और लिखा था हमने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो यहां से आया, कैसे आया जरा देखो, वो यहां से कैसे आया, मात्रक यहीं से आया, कैसे आया, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति, वही यहां रख दिए थे क्योंकि सूत्र यही था कि दूसरा मात्रक यहीं से। ऐसी चीजों को याद रखना है, समझ में आ रहा है? सब चीज याद नहीं रहती, लेकिन चीजों को रिलेट करके रखोगी ना तो कहीं भी आएगा तुरंत निकाल के, ठीक है? कचरा नहीं भरना है, कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ना है, जहां जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से चीजों को निकाल लिया जाएगा। अब 10 की पावर 5 कैसे आया ये भी समझाते हैं तुम्हें। अब यही मास द्रव्यमान तुम्हारा ग्राम में हो गया तो यहाँ ग्राम आ गया, मीटर से सेंटीमीटर में हो गया तो सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड ही है। लेकिन 10 के घाते 5 कैसे आया ये समझो, ये समझ में आया? यहाँ तक सब क्लियर है ना? अब जरा देखो, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो तुम पढ़ी कौन सा, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर होने का मतलब नीचे है सेकेंड स्क्वायर, नीचे क्या है, सेकेंड स्क्वायर। ये तो क्लियर है ना? अब जरा बताओ, किग्रा को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, अरे डाउट आ रहे हैं तेरे आज, बता बता, मतलब घर पे नहीं पढ़े, यही है ना सीधी बात। बिल्कुल बिल्कुल यही मैं समझ गया। सीटी इक्वल कर लो, इक्वल करे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही तो इक्वल होते हैं, बस ये दैट्स ऑल। एंगल है तो एंगल आ जाएंगे, साइड है तो साइड आ जाएंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, बताओ कितना लिखा हमने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, सही हमने कितना लिखा, ये लिखा जाए यहाँ पे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज किए तो 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किए, इंटू में है ना वो, तो 100 सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर जो है उसको रहने दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड सेकंड ही है दोनों में, कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब 10 घाते 3 हो गया क्या, इसका मतलब 10 घाते 2 हो गया क्या, अब ग्राम यहाँ हो गया सेंटीमीटर, और यहाँ क्या हो गया सेकंड का। जानते हो जब गुणा करते हैं तो घात जुड़ती है, जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया फिर। अगर हम एग्जाम में भूल रहे होंगे तो क्या बार बार दिमाग में जोर देने की जरूरत है क्या, तुरंत निकाल लेंगे खटाखट क्या होता है, समझ में आई ये बात। वो सोर्स समझो, चीजें कहाँ से आ रही हैं। फिर हमने कहा केवल सरफेस पे पढ़ाई करके आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाओगे। तो यादवेंद्र
आप लोग तब तक रिवीजन कर लेना अपना थोड़ा बहुत, ठीक है नहीं, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट चीजें चलेंगी, पीछे का नहीं है तो समझ में। देखिए अब बल के आते हैं प्रकार तुम्हारे, कितने प्रकार के होते हैं बताओ, बल कितने प्रकार के होते हैं? नहीं पढ़ी? बताओ। बोलो कौन कौन से? संतुलित बल और पहला लिखो भैया। संतुलित बल। दूसरा लिखो। ये ना संतुलित बल क्या होते हैं बताओ? तुम अभी बेटा और भी आवाज आएंगी, तुम रिवाइज तो करो। इसके अलावा भी बहुत सारी आवाजें आएंगी, अभी चिंता ना करो, है ना, अभी मैं आ रहा हूँ, टेंशन। ये संतुलित है, दूसरा क्या है? संतुलित बल का मतलब क्या है? अभी भाषा रटी है, यही समझना है। संतुलित बल का मतलब क्या है? दोस्त तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी कुंडली का है, जिस तरह से लेकर चल रहे हो ना, वो चीजें ही गलत है अपने आप में। देखो कैसे, तुम इस साधारण भाषा समझो, दो चीज जितनी आसान तरीके से समझोगे उतनी ही आसान तरीके से लिख कर आओगे और याद करने में बहुत प्रॉब्लम भी नहीं होगी। संतुलित बल का मतलब किसी वस्तु पर लगने वाले दो या, सुनो पहले, यहाँ किसी वस्तु पर लगने वाले दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं वस्तु पर, लेकिन वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन, वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही है, गति में है तो गति में भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, कि मतलब तेज कर दिए या स्लो कर दिए, कुछ नहीं, मतलब वस्तु की अवस्था में कोई ही परिवर्तन नहीं आ रहा है, ऐसे बलों को क्या कहेंगे? ये बात समझ में आई, भाषा समझ में आई कि नहीं? ये असंतुलित का मतलब जब अवस्था में परिवर्तन ला दे, स्थिर है तो गति में ला दे, और गति में है तो या तो स्थिर कर दे या तो गति की और क्या करें उसकी बढ़ा दे गति, ऐसे बल को क्या कहेंगे? ये समझ में आया कि नहीं? ऐसी भाषा का प्रयोग करें, वो नहीं, आइंस्टीन वाले लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा यहाँ, समझिए। लिखो लिखो, दो या दो से अधिक बल, संतुलित वाले में लिखना, दो या दो से अधिक बल, दो या दो से अधिक बल दो या दो से अधिक बल यदि किसी वस्तु पे कार्यरत हैं या लगे हैं तो, ऐसे लिखो। तुम ऐसे लिख रही हो ना प्रॉपर, फ्लो चार्ट हमने क्यों बनाया? नीचे नीचे लिखती तो नोट्स भी थोड़ा ढंग का लगता, छोटा छोटा लिख लेती, इससे समझ में आता है तुम्हारी राइटिंग स्किल क्या है, बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत ओल्ड वाली। देखो जब क्या लिखी तुमने, वस्तु पे लगे हैं तो, लगे हैं तथा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तथा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात परिणामी बल शून्य है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? शून्य, तब हो गया। तथा परिणामी बल क्या है? अथवा मतलब परिणामी बल शून्य है, तो ऐसे बलों को क्या कहेंगे हम? संतुलित बल। ऐसे समझो, जैसे मान लो ये अब इधर से भी इस पे बल लग रहा है,
इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी 2 न्यूटन का लग रहा है, इधर से भी 2 न्यूटन का लग रहा है। देखो ये इधर से इतना धक्का दे रहा है, ये भी इधर से इतना दे रहा है, सभी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो परिणामी बल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको F1 मानूं, इसको क्या मानूं, इसको क्या मानूं और इसे क्या माने, तो सभी को जोड़ें तो बराबर में क्या आएगा, सभी को जोड़ें तो बराबर में क्या आएगा, बोलो। अब तो बता दो, सभी को जोड़े तो क्या है, शून्य आए। जितने भी बल किसी वस्तु पे लग रहे हैं अगर सबको हम जोड़ दें तो उनका रिजल्ट क्या आ जाए, तो ऐसे बलों को क्या कहेंगे, ऐसे समझो। इसका मतलब क्या है, समझ में आई बात, नोट करो। देखिए असंतुलित का मतलब अवस्था में परिवर्तन ला दे या परमाणु बल शून्य, यही लिख लो, सेम वही रहेगा ना, बस उसको नेगेटिव बना देना है। चलो यहां पर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 जीरो के बराबर आएगा क्या, नहीं, यहां जीरो के बराबर, जब जीरो के बराबर नहीं आएगा तो ऐसे बलों को क्या कहेंगे हम, संतुलित। यहां अवस्था में परिवर्तन आएगा कि नहीं, अवस्था परिवर्तन होगा, यहां अवस्था परिवर्तन होता क्या, नहीं। अगर एक एक शब्द में याद रखना हो तो जिसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होगा उसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, इसमें इसमें अवस्था परिवर्तन होगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है, डन। अब इसमें विराम गति क्या होती है ये सब तुम्हें बताएंगे क्लास में, आज थोड़ा लेट हो रहा है दूसरी क्लास से, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, डन।